हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का मॉडल सेट नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान। देखिए, मॉडल सेट पे हम लगातार जोर डाल रहे हैं। अभी तो न्यू मॉडल सेट नहीं जारी हुआ है, इसलिए हम पुराना मॉडल सेट को रिवीजन करवा रहे हैं। क्योंकि कल ही आप देखे होंगे, हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो जी ने बताया था कि आप अधिक से अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं। उसने बोला था कि आप मॉडल सेट को फॉलो कीजिए और लिखावट पे ध्यान दीजिए। मतलब मॉडल सेट से इस बार बहुत अधिक प्रश्न आने वाला है, इसलिए हम मॉडल सेट पे लगातार जोर डाल रहे हैं। आज हम मॉडल सेट 3rd नंबर सेट लेकर आए हुए हैं और विषय मेरा क्या है, सामाजिक विज्ञान है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अब फ्रांस की क्रांति कहाँ हुआ था, तो पेरिस में। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो का कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बोल रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो जर्मनी का चांसलर ये बना था 1871 ईस्वी को। कब बना था, 1871 ईस्वी को बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। बोल रहा है पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने कहा था। मतलब बोल रहा है कि पहले तुम मनुष्य हो, मतलब एक इंसान हो, एक आदमी हो, उसके बाद आप किसी देश का नागरिक हो। यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था रूसो ने। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना जो किया था वो दिदरो ने किया था। किसने किया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। दिदरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, यह नारा बहुत ज़्यादा गूंजता भी था पहले, अभी भी गूंज रहा है यह नारा। यह नारा किसने दिया है, सब लोग जानते हैं, यह सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। किसने नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। बोल रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 को हुआ। कब हुआ, 1905 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। बोल रहा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हू। सिंधु और कौन थे, कान्हू थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बोल रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन नंबर क्या हो, 10 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जिसमें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसे आर्थिक रूप से संभव है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोल रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। तो और वो क्या है, सब चीज़ में मान्य है, मतलब उस सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है और प्रौद्योगिकी रूप से भी मान्य है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संसाधन। क्या कहेंगे, संसाधन के कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। तो किसकी भूमिका नहीं है, तो यह भूमिका नहीं है मधुमक्खी पालन की। कैसे, क्योंकि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाना। तो ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाने में मधुमक्खी पालन का कोई भूमिका नहीं है। बाकी अगर हम जंगल को काट रहे हैं तो वर्षा कम होगा, तो वर्षा कम होगा तो क्या होगा, भूमि उपजाऊ कम होगा। अति पशुचारण का मतलब हो गया कि अधिक आप अपना जानवर को अगर आप जंगल में छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ के पेड़ पौधे को
को नष्ट पहुंचा रहा है। खनन से भी मेरा क्या होगा, भूमि के निम्नीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा घ, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 पे, बोल रहा है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। तो 43% भाग, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल है उसमें 43% में क्या है, मेरा मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लोहे अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पे, बोल रहा है गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो ये है लुप्त जातियों में। कहाँ शामिल है, लुप्त जातियों में शामिल है, क्योंकि गुलाबी सिर वाला बतख अब देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो कम करने वाले कारक जो हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। वन्यजीव आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है ये है वृक्षों की कटाई से, वनों की कटाई से, वनों की क्या है, कटाई से, मतलब मृदा अपरदन से नहीं। एक बार चिपको आंदोलन चलाया गया था कि जंगल में जब आप लकड़ी काट रहे थे, चाहे पेड़ काट रहे हैं, तो लोग चिपक जाता था कि आप जंगल को मत काटिए। तो ये आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, जल की कमी का क्या कारण है। तो जल की कमी का उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान विवरण। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, टाका क्या होता है। टाका क्या होता है। तो टाका क्या होता है, पीने के पानी को संग्रहित करने की भूमिगत टैंक, तो इसी को बोलते हैं टाका। किसी को क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, बोल रहा है सन 2025 तक कितने के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। मतलब बोल रहा है 2025 में कितने लोग जल की कमी झेलने का क्या भविष्यवाणी किया गया। लगभग 20 करोड़। कितने लोग, 20 करोड़ लोग भारत में जल की समस्या से क्या है, ग्रसित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, हम किस देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। मतलब बोल रहा है हम किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो हम लोग सबको जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, बोल रहा है कि वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 मतलब $56 प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए कि वे देश की क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक हो, तो वह देश के निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत में होंगे। मतलब बोल रहा है कि 2017 में प्रति व्यक्ति का आय $12,056 है, तो उस कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो विकसित में आएगा। क्या आएगा, विकसित में, क्योंकि $1 का कीमत भारत में लगभग कभी 78, कभी 80, कभी 82, कभी 84 रुपया हो जाता है। तो 84 × 12,056 को गुना कर दीजिए, उतना उसका सालाना आय हो जा रहा था। तो वो विकसित में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, विकसित में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सतत विकास का उद्देश्य है। मतलब सतत विकास का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर का है विकास केवल अपने लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर ख आ जाइए। ख क्या बोल रहा है, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। कि सतत विकास का मतलब है कि विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए, यही इसी को बोलते हैं सतत विकास। मतलब अपना वर्तमान में जो विकास हो रहा है उसके लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम कुछ बचा के रख देंगे। जैसे जल, अगर जल हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए जल की बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है।
अगर आप जितना बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान देते हैं उतना आप बच्चों के लिए जल का भी संग्रह करने का उपाय सोचिए। अगर हर एक नागरिक इस तरह सोचने लगेंगे तो भारत में बहुत जल्दी जल का समस्या पे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं अगर आप अधिक जल को क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, तो जल की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये केरल का है। हम लोग सबको जानते हैं कि केरल में 99.9% लोग सब क्या है, पढ़े लिखे हैं। ये क्या है, केरल के हैं, तो ये केरल के हो जाएंगे। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से होगी। देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें बोल रहा है कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय है 500, मतलब एक देश में एक आदमी 500 रुपया कमा रहा है। अब उस देश की जनसंख्या कितना है, 5000 है, मतलब उसके बाद उस देश का कुल आय क्या हो जाएगा, मतलब जितना जनसंख्या है उससे वहाँ का आय को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 5 क्या हो गया 25 और 3 2 5 0 दे दीजिए, तो 5 0 हो गया। तो 5 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हम आसानी से इसको बना दिए। और 27 आ जाइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऐसा स्थिति से जहाँ लोग क्या है, बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा कि नियोजित है लेकिन उत्पादकता क्या है वहाँ शून्य है। तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार। क्वेश्चन नंबर 29 पे संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ का मतलब होता है ऑप्शन नंबर क। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्त नियम है, उसी को कहते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब होता है जहाँ क्या रोजगार की शर्त और नियम है, जैसे सरकारी नौकरी, ये संगठित क्षेत्र हो गया। यहाँ आपको सख्त नियम है कि आपको वहाँ 8 बजे पहुँचना है, 7 बजे पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना है, तो पहुँचना है, इसी को कहते हैं संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्रक को। इसको हम सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 31 पे, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज विवरण के अंतर्गत शामिल हैं, के अंतर्गत शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो अवस्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ अवस्थित है, ब्रुसेल्स में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, सामुदायिक सरकार किस देश में से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार जो संबंधित है बेल्जियम से। कहाँ संबंधित है, बेल्जियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितने प्रतिशत है। तो हो जाएगा 59%। कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 59% हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए, बोल रहे सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है, कौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। एक हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत में आएगा। नंबर 37 आ जाइए कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 40% है। देखिए आप कहोगे कि सर 40% ही हिंदी बोला जाता है। हाँ देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे आप अगर मान लीजिए उड़ीसा चले गए तो वहाँ उड़िया भाषा चलता है। जैसे आप चले आए, कहाँ चले आए, बंगाल चले आए तो वहाँ बंगाली भाषा चलता है। आप जैसे चले आए, आप झारखंड चले आए तो खोटा भाषा चलता है। तो इसी तरह करके लेकिन हिंदी बोला जाता है 40%। कितना, 40%। तो इसका परसेंटेज ज़्यादा था तो इसलिए इसे क्या बोला गया, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड कौन सी भाषा शामिल है। तो ये शामिल है संथाली। कौन सी शामिल है, संथाली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए, बोल रहा है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 50% का। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। ये 1992 में उठाया गया। कब उठाया गया, 1992 में उठाया गया। आई होप आपको समझ में आ गया। हम टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। अभी हम मॉडल सेट पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं क्योंकि
झारखंड सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि मॉडल सेट से अधिक क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए मॉडल सेट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट जो एक्सरसाइज होता है चैप्टर वाइज चैप्टर, उसका हम कम वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लगातार इधर वीडियो देना पड़ता है, फिर उधर वीडियो नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी है। इसलिए अभी हम मॉडल सेट पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। फिर न्यू मॉडल सेट आएगा तो फिर उस पर भी हम ज़्यादा जोर डालेंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सिलेबस की तरफ ध्यान देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।